वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम और ये यूनिवर्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हम अर्थ एंड इट्स इंटीरियर शुरू करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। ठीक, इसमें हम सोलर सिस्टम में थोड़ा सा और देखने जा रहे हैं, बस इसके बाद चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, मीनिंग क्या होता है इसका सोलर सिस्टम का? सोलर सिस्टम जो है आपका सन और उसके साथ 8 प्लैनेट्स और साथ में सैटेलाइट और हेवनली बॉडी जैसे मीटियोर्स हुआ, मेटेरॉइड्स हुआ, एस्टेरॉइड्स हुआ, कमेट हुआ, ये सब क्या है? ये सब आपके अदर हेवनली बॉडीज़ में आते हैं। ठीक, सन को हम इसका सोलर सिस्टम का पितामह भी कहते हैं। ठीक है, और सन क्या है? द सन इट इज़ ए स्टार हैविंग इट्स ओन लाइट। ठीक है, सन क्या है? एक स्टार है जिसके पास अपनी लाइट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोलर एटमॉस्फेयर की। यहाँ मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सोलर एटमॉस्फेयर का। इसको हमने सन के एटमॉस्फेयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, वो तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। जो हम बाहर रोशनी देखते हैं ना, वो आपका कोरोना होता है। ठीक है, बाहर जो रोशनी दिखाई देती है ना, सूरज के बाहर जो जो लपटें निकलती हुई दिखाई देती है हमें, वही कोरोना होता है। जी, आउटर रिंग जो होती है वो कोरोना होता है। ठीक है, फोटोस्फीयर से शुरू करते हैं। फोटोस्फीयर इज द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन। ठीक है, जो फोटोस्फीयर जो होता है वो आउटर लेयर ऑफ द सन होती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक है, और जो रोशनी उस लेयर के बाहर चमक रही है, जो फ्लेयर्स, जो किरणें उस लेयर के बाहर चमक रही है, वो क्या होता है? वो होता है कोरोना। जस्ट अवर फोटोस्फीयर इज क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के जस्ट बाद वाली लेयर होती है जब हम सन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोरोना इज द डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लाज्मा दैट सराउंड्स द सन। ठीक है, कोरोना क्या होता है? एक अलग से एटमॉस्फेयर होता है प्लाज्मा का, जो सन को सराउंड करता है, सन के चारों तरफ होता है। ठीक है, इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग दी एक्लिप्स। जो हम एक्लिप्स में देखते हैं ना, जैसे अभी 26 दिसंबर को सोलर एक्लिप्स हुआ था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि सूरज की चारों तरफ हमें एक गोल रिंग सी दिखाई दी थी। वो जो गोल रिंग दिखाई देती है उसी को हम डायमंड रिंग भी कहते हैं। और वही क्या होती है? वो जो लेयर हमें दिखाई दे रही है गोल रिंग, वही उसी लेयर को हम बोलते हैं कोरोना। ए डार्क पैच ऑन द सरफेस ऑफ सन इज नोन एज सन स्पॉट। ठीक है, सरफेस ऑफ सन पे जो है कुछ डार्क पैचेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सन स्पॉट बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं कई बार हम देखते हैं हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हमें सूरज की तरफ देखने पे काला काला जो दिखाई देता है, वो एक पैच दिखाई देता है, उसी को हम सन स्पॉट बोलते हैं। दीज आर दी एरियाज ऑन फोटोस्फीयर विद लो टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ दैट एरिया। जहाँ भी ये डार्क पैचेस होंगे वहाँ पे नॉर्मल फोटोस्फीयर से जो है ना कम टेम्परेचर होगा। ठीक, हम एक बार इसके टेम्परेचर और देख लेते हैं। कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक, और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 4000 डिग्री से लेके आपका 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सोलर विंड। सोलर विंड मैंने आपका लास्ट चैप्टर में ही बताया था, जब आपका आउटर प्लैनेट्स बने थे वो सोलर विंड की वजह से ही बने थे। ठीक है, सोलर विंड ए स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल। Solar wind is a stream of energized charged particles, primary electrons and protons flowing outwards from the sun. ठीक है, सोलर विंड क्या होते हैं? एक तरह की हवाएं होती हैं जो किससे बनी हुई होती हैं? इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। और वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? अंदर कोर की तरफ से, सन की तरफ से बाहर की तरफ चलती हैं। और इन्हीं हवाओं के चलने की वजह से क्या हुआ? हमारे आउटर प्लैनेट्स जो बने वो इन्हीं हवाओं के चलने की वजह से बने। हमारे सैटेलाइट्स जो बने वो सन के पार्टिकल्स, सन के जो गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को दूर लेके चली गई। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स आर दी मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन दी सन विच appears टू बी वेरी ब्राइट। सोलर फ्लेयर्स मतलब आपका किरणें जो होती हैं उनको हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। सोलर फ्लेयर्स आर दी मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन दी सन विच appears टू बी वेरी ब्राइट, और उसी की वजह से वो ब्राइट दिखाई देता है। जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट लेती है? 8 मिनट्स लेती है। ठीक है, द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन इज। ठीक है, सबसे पहला स्टार तो सन है। ठीक है, सन के पास है सबसे ज़्यादा अर्थ। ठीक, और अर्थ के पास जो है दूसरा स्टार कौन सा है? अल्फ़ा सेंचुरिया। वो अर्थ के सबसे पास है सन के बाद में। ठीक है, सन सबसे पास है। ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द स्टार इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में आपके दो ऑप्शन ही आपके ये हैं, एक सन है और एक अल्फ़ा सेंचुरी है, तो आप उसमें टिक करेंगे सन। लेकिन अगर सन आपका ऑप्शन नहीं है
तो फिर आप ऑप्शन में टिक करेंगे अल्फा सेंचुरिया, ठीक है। दी डार्क लाइन्स इन दी कोरोना आर कॉल्ड फ्रॉनहोफर लाइन्स। कोरोना के अंदर जो डार्क लाइन्स होती है उन्हीं को हम फ्रॉनहोफर लाइन्स बोलते हैं। इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब प्री के पर्पज़ से होते हैं, ठीक है। अब प्री में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं सोलर सिस्टम से। सन के बाद हम बात करते हैं मून की, ठीक। प्लैनेट्स हम पीछे देख चुके हैं, थोड़े से प्लैनेट हम आगे देख लेंगे, ठीक है। सन के बाद बात कर रहे हैं मून की। मून इज़ 1/4 ऑफ दी अर्थ। मून जो है अर्थ से 1/4 टाइम छोटा है। इट ऑर्बिट्स अराउंड दी अर्थ इन एलिप्टिकल पाथ। एक एलिप्टिकल पाथ, एक अंडाकार पाथ में ये घूमता रहता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको अंडाकार पाथ, ये देखिए, ये अंडाकार पाथ में आपका मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। और जितना अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, मून का ग्रेविटेशनल पुल उसका 1/6 है, ठीक है। यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मून से ज़्यादा है। द पॉइंट वेयर मून इज़ क्लोजेस्ट टू दी अर्थ इज़ कॉल्ड पेरिगी, ठीक है। एक पॉइंट है जब मून जो है सबसे पास में होता है अर्थ के, उस पॉइंट को, ये मैंने यहाँ इसलिए डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जो जब अर्थ के सबसे पास में मून होगा तो उसे पेरिगी बोलेंगे, और जब मून जो है अर्थ के सबसे दूर होगा उसे हम एपोगी बोलेंगे, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट और हैं इसके अर्थ और मून के, वो हम जब डिटेल में आगे अर्थ पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, हम उसको तब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बस, बाकी जो एपोहिलियन है, पेरिहिलियन है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मैंने इसलिए डायग्राम में क्लियर करके दिखाया है, जो पास है वो पेरिगी और जो दूर है वो एपोगी। चलिए आगे चलते हैं। द मून टेक्स 27 days 7 hours 43 minutes and 11.4 सेकेंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। एक मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.4 सेकेंड लेता है, ठीक है। मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब मून क्या करता है, एक यहीं पे देख लेते हैं हम। मून अपने ऑर्बिट के साथ साथ एक्सिस पे सेम स्पीड से दौड़ता है, जिस स्पीड से रोटेशन कर रहा है उसी स्पीड से रेवोल्यूशन होती है। इसी वजह से क्या होता है, हम अर्थ की तरफ जो है, अर्थ से जो है ना मून का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। चाहे हम अर्थ पे किसी भी पोजीशन पे खड़े हो जाए, हम सिर्फ एक ही साइड देख पाएंगे अर्थ की, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस exactly the same time as that of its revolution. That's why we see only one part of the moon. This situation is known as synchronous rotation और tidal locking. इसी situation को हम क्या बोलते हैं, synchronous rotation और tidal locking इसको कहा जाता है, ठीक है। हम मून का केवल एक ही साइड देख पाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ, इस वाले पॉइंट को, मून रोटेट्स वाले को। देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये मून का एलिप्टिकल पाथ है, ठीक। ये हमारा यहाँ पे मून है, ठीक है। तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस पे घूमना, यानी कि अपने ही एक्सिस पे मून घूम रहा है, ठीक है। इसी तरह, केवल इसी तरह घूमता जा रहा है मून। ये हो गया मून का अपने एक्सिस पे घूमना। तो जितनी स्पीड मून के अपने एक्सिस पे घूमने की रहती है, उतनी ही स्पीड मून के अर्थ के चारों तरफ घूमने की रहती है। सेम स्पीड से वो घूमता है, ठीक है। तो चाहे मून इस जगह हो, चाहे इस जगह हो, चाहे इस जगह हो, यहाँ हो या यहाँ हो, हम अर्थ से उसका एक ही साइड देख पाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि क्योंकि मून की रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये तो हो गया आपका रोटेशन और ये हो गया आपका रेवोल्यूशन, दोनों का जो रेट है वो सेम है। इसी वजह से क्या होता है, हम सिर्फ एक ही साइड इसकी देख पाते हैं। नेक्स्ट, मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सूरज की लाइट से सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले मून पे कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्डरिन रीच द मून ऑन 21 जुलाई 1969 थ्रू अपोलो 11 सैटेलाइट, ठीक है। अपोलो 11 सैटेलाइट से ये मून पे गए थे। लैंडिंग स्पॉट इज़ कॉल्ड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो जो जहाँ पे इनका अपोलो 11 सैटेलाइट जाके लॉन्च हुआ था, जहाँ पे लैंड हुआ था, ठीक है,
उस स्पॉट को हमने क्या कहा है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा है। ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अपोलो 11 सैटेलाइट जिस जगह जाके लैंड हुआ मून पे, उसे हमने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा। अब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, ठीक है। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है, सबसे पास में होता है सन के। 88 डेज लेता है रिवॉल्यूशन करने में, सन के रिवॉल्यूशन चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है। इसके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका वीनस। वीनस के पास भी क्या है, कोई चंद्रमा नहीं होता, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, अर्थ ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे फीचर्स, मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है, साइज शेप वगैरह जो है, ये अर्थ से मैच करते हैं, अर्थ के सिमिलर हैं। अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको हम मून कहते हैं, ठीक। और अर्थ के बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, जो अब इसके बाद शुरू होने वाली है। नेक्स्ट है मार्स। डार्क पैचेस फाउंड, ठीक है, जो मार्स है उसके ऊपर हमें डार्क पैचेस मिले हैं, काले काले धब्बे मिले हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें एटमॉस्फेयर भी मिला है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है। रेड इन कलर है, रेड इन कलर किस लिए, आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग, आयरन ऑक्साइड रस्ट यानी कि जंग की वजह से उसकी सॉइल में जो है जंग मिलता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है, इसी वजह से उसकी सॉइल का उसका प्लेनेट का रेड कलर है, ठीक है। यहाँ मार्स के पास दो मून है। जुपिटर, जुपिटर क्या है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेनेट गैसियस प्लेनेट है, और आउटर प्लेनेट में सबसे पहला प्लेनेट होता है, ठीक है। आउटर प्लेनेट हमने पिछले वाले चैप्टर में किए हैं, उसमें डिफरेंस भी किया है हमने, आउटर प्लेनेट क्या होते हैं, इनर प्लेनेट क्या होते हैं, ठीक। ये बहुत ठंडा होता है, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, सबसे ज़्यादा जो मून है इसी के पास हैं। इसके नंबर फिक्स नहीं है मून के, अभी रिसर्च और चल रही है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नंबर्स और भी बढ़ जाएं, ठीक। सैटर्न, थ्री रिंग्स, सैटर्न कंसिस्ट ऑफ थ्री रिंग्स, 9 सैटेलाइट्स, सेकेंड लार्जेस्ट रिवोल्यूशन राउंड द सन, है ना, टेक्स 29.5 ईयर, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये भी पूरी तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है, गैसियस प्लेनेट है सैटर्न भी, ठीक है। 3 रिंग इसके ऊपर होती हैं और 9 सैटेलाइट्स होते हैं इसके पास, ठीक। नेक्स्ट आता है यूरेनस, ब्लूइश ग्रीन एंड ऑर्बिट्स ईस्ट टू वेस्ट। सारे के सारे प्लैनेट जो हैं, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं सन के, लेकिन जो यूरेनस है, केवल अकेला एक यूरेनस ही ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है ईस्ट टू वेस्ट वाले में, मैं यहाँ पे आई लिखे देता हूँ बस, ठीक है। ये आई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेपट्यून, इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, और ये कोल्डर प्लेनेट होता है, ठीक। लास्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट होता है। इसके बाद है लास्ट में प्लूटो। प्लूटो 2006 तक प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में हमने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिट। उसके ऑर्बिटल का जो था राउंड्स थे वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे, इसी वजह से प्लूटो को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अब वो प्लेनेट की कैटेगरी में ना आके प्लेनेटॉइड की कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई भी आपका बॉडी है, कोई भी आपकी हेवनली बॉडी है, उसे हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। कोई भी नेचुरल बॉडी है उसे हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड दी अर्थ एटमॉस्फेयर, कोई भी हो, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, चाहे वो कॉमेट हो, चाहे वो मीटियोर हो, चाहे मीटेरॉइड हो, ठीक है, स्टार्स हो, सन हो, मून हो, सब ये क्या है, सब हेवनली बॉडीज़ हैं जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एस्टेरॉइड्स, बात आती है एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या है, एस्टेरॉइड्स जो है आपके रॉकी बॉडी हैं, ये रॉकी बॉडी हैं, ठीक है, जो हो सकता है किसी प्लेनेट से टूट के या किसी और हेवनली बॉडी से टूट के सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलते हैं एस्टेरॉइड्स, वो कहाँ मिलते हैं, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते, पूरे सोलर सिस्टम में है, लेकिन सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स जो मिलते हैं वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ही मिलते हैं। जो हमने देखा था ना, एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है,
वो सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स हमें यहीं पे मिलते हैं, ठीक, जिसको हम उल्का भी कह देते हैं। ये स्मॉल स्मॉल रॉकी बॉडी प्लेनेट डेब्रिस, प्लेनेट डेब्रिस का मतलब है कि प्लेनेट के टूटे हुए टुकड़े ऑर्बिटिंग राउंड दी सन, जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। दीज आर लार्ज इन नंबर एंड बिग साइज एस्टेरॉइड्स फाउंड इन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमेट। कॉमेट क्या है? कॉमेट एक आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है, ठीक है। सो ये भी आपके जो है ना एक हेवनली बॉडी ही है। कॉमेट जो होती है ये आईसी होती है, ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही सूरज के कांटेक्ट में आती है, ठीक, ये अपनी गैस रिलीज़ करनी शुरू कर देती है। एक आप इसे ऐसे मान के चलिए कि आप एक थम्स अप की कैन ले रहे हैं, आप किसी कोल्ड ड्रिंक की कैन ले रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी गैस भरी हुई है, तो आप अगर उस कोल्ड ड्रिंक की कैन को एज इट इज़ गैस पे हीट करने रख देते हैं ना, तो थोड़े टाइम हीट होने के बाद वो फट जाएगी, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ कॉमेट के साथ होती है। कॉमेट जो है एक आईसी बॉडी होती है इस सोलर सिस्टम की। तो जैसे ही वो सूरज के कांटेक्ट में आती है, सूरज के आसपास से निकलती है, तो वो गैस रिलीज़ करनी शुरू कर देती है, ठीक। और इस गैस रिलीज़ करने में क्या होता है, वो सोलर सिस्टम से बाहर निकल के जाती है, ठीक है। तो सन की तरफ उसकी पूंछ होती है और सन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका मुंह होता है, ठीक है। कॉमेट इज एन आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी दैट when passing close to the sun warms and begins to release gases. This produces a visible atmosphere और कोमा known as टेल, ठीक है। इसी को हमने क्या कहते हैं, जो ये एटमॉस्फेयर बनाता है इस तरह का, इसी को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं या फिर कोमा कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स। मीटियोर भी क्या होते हैं, एक तरह के एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। A meteor is an asteroid or other object that burns and vaporizes upon entry into the Earth's atmosphere, ठीक है। ये एक तरह के आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर में आके जलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं जल पाते हैं वो कहाँ आके गिरते हैं, वो या तो धरती की सरफेस पे आके यानी अर्थ की सरफेस पे आके गिरते हैं, या फिर वो मून की सरफेस पे जाके गिरते हैं, ठीक है। A meteor is an asteroid or other object that burns and vaporizes upon entry in the Earth's atmosphere. Earth's atmosphere में घुसते ही वो जलने शुरू हो जाते हैं, है ना, और फिर वो भाप बन के उड़ जाते हैं। लेकिन अगर नहीं उड़ पाते तो वो धरती अर्थ की या फिर मून की सरफेस पे जाके गिर जाते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मीटेराइट्स, ठीक है। मीटियोर ये हो गया। इट इज़ कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, मीटियोर्स को ही हम शूटिंग स्टार कहते हैं। If a meteor survives, it plunges through the atmosphere and lands on the surface of Earth or surface of Moon, ठीक, सरफेस ऑफ अर्थ या फिर सरफेस ऑफ मून पे जाके वो गिर जाते हैं। अगर वो जिंदा बच जाते हैं तो या तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जल जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो बच जाते हैं और वो धरती पे आके गिरते हैं या फिर मून पे जाके गिरते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे मीटेराइट्स कहते हैं, जो जिंदा बच गए और अर्थ सरफेस पे या फिर मून के सरफेस पे आके गिर गए, उसी को हम मीटेराइट्स कहते हैं, ठीक। अब इसके आगे हमारा शुरू हो जाएगा, इसके आगे हमारा शुरू होगा अर्थ एंड इट्स लैंड फीचर्स वगैरह सब इसी के आगे शुरू हो जाएगा हमारा। उसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। उसे हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ये हमारा यूनिवर्स यहाँ ख़त्म हो जाता है, पूरा यूनिवर्स एंड दी सोलर सिस्टम, ठीक। एक बार मैं एक क्विक रिवीजन दे दूँ, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपका सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है। सोलर सिस्टम अब जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला प्लैनेट्स, ठीक है। सोलर सिस्टम हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। फिर आपका हो गया सैटेलाइट्स, और चौथा हो गया आपका हेवनली बॉडीज़, ठीक है। चौथा हो गया आपका हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। प्लैनेट्स हमने 8 देख लिए हैं। ड्वार्फ प्लैनेट में हमने प्लूटो देखा है, ठीक है। सैटेलाइट्स में हमने मून पढ़ा है। हेवनली बॉडीज़ में हमने एस्टेरॉइड्स देखा, मीटियोर्स देखा, कॉमेट देखा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने इसमें देख ली। अब बात आती है अर्थ की।
अर्थ, ठीक है। अर्थ हम आगे से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है।